हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल। कैसे हैं आप सब? होप सो सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, चैनल पर चल रहा था मौर्य साम्राज्य और आज इसका है पार्ट 4, जिसमें मैं आज आपसे डिस्कस करूंगी पूरा आपके मौर्य प्रशासन के बारे में। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो ये है क्योंकि प्रशासन जो है एक साम्राज्य की नींव होती है और आज हम उस नींव को पढ़ रहे हैं और इसी तरह ये चैप्टर आज समाप्त हो जाएगा। इसकी जो है अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, एमए के विद्यार्थियों के लिए है। चैनल पर विजिट करें, आपको सभी वीडियो की अलग अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी अकॉर्डिंग टू टॉपिक। आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने अभी आपको कल करवाया था, बक्सर का युद्ध करवाया था, तो वो मॉडर्न हिस्ट्री में जाएगा, वो बीए के विद्यार्थियों के लिए है और कह सकते हो कि भाई की जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसके बाद जो है आपको इतिहास में जो अलग अलग प्लेलिस्ट बन जाएगी, जैसे कि आप देखो प्राचीन इतिहास भी मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है, साथ में मैं आपको आधुनिक इतिहास भी करवा रही हूँ, ठीक है। तो ये सबकी अलग अलग प्लेलिस्ट है, बट डोंट बी कंफ्यूज को क्या हो कौन कहाँ होगा। टॉपिक होगा तो कंप्लीट ही मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मौर्य प्रशासन को। देखिए, मौर्य ने जो है, ये जो मौर्य हमारे भारत में आए थे, तो मौर्यों ने भारत में पहली बार जो है अपनी राजनीतिक एकता इन्होंने स्थापित की थी और उन्होंने एक विशाल जो है साम्राज्य हमारे भारत में उत्पन्न किया और ये बहुत ही शक्तिशाली रहा। और जैसे जैसे इनका पतन होने लग गया तो वैसे वैसे कह सकते हो कि जो इनकी शक्ति है वो क्षीण हो गई थी, लेकिन जब ये थे तब इन्होंने बहुत कुछ किया है और राजतंत्र के सिद्धांत को मूर्त रूप दिया है। और गणराज्यों का जैसे पतन होने लगा तो जिनकी शासन जो सत्ता थी बहुत ज़्यादा केंद्र में आ गई थी और जो मौर्य शासन व्यवस्था में जो सम्राट था ना, वो शासन का केंद्र बिंदु था। देखिए, इसी के अंतर्गत ही आपकी सारी चीज़ें होती थी, जो भी होती थी, जितनी भी आप चीज़ें अब आप आगे पढ़ोगे तो सम्राट के अंतर्गत ही हर चीज़ जो है आपको देखने को मिलती थी। आप सबको पता है और मैं आपको ये पढ़ा चुकी हूँ, जो प्रशासनिक व्यवस्था की जो नींव है वो किसने रखी थी? वो रखी थी आपके चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है इस प्रशासन की, इस साम्राज्य की जो है नींव रखी थी और इनके जो गुरु का नाम कह सकते हैं, प्रधानमंत्री का जो नाम था उनका नाम था चाणक्य। चाणक्य कौन थे? ये चाणक्य आपके राजनीति के बहुत ज़्यादा महान विद्वान थे, ठीक है। इस प्रशासनिक जो आपकी व्यवस्था है उसका जो केंद्र होता था वो राजा होता था, ठीक है। और इन दोनों के द्वारा जो भी स्थापित शासन व्यवस्था का जो प्रमुख आधार होता था, ये क्वेश्चन बन सकता है कि किस जो है राजा का शासन व्यवस्था का आधार नौकरशाही था, तो वो चंद्रगुप्त मौर्य का था और यह केंद्र से लेकर गांव तक जो थी वो जुड़ी हुई थी। और जो प्रशासनिक व्यवस्था का जो केंद्र होता है वो राजा होता है या सम्राट होता है, मैंने आपको अभी अभी बताया है। अब देखिए, राजा अकेला उस काम को नहीं कर सकता है, उसके लिए उसे बहुत सारे बंदों की जरूरत पड़ेगी। तो ये क्या करते थे, अपनी सहायता के लिए मंत्री परिषद की और जो है मंत्रियों की नियुक्ति करते थे और वही जो है सारे काम करते थे। देखिए, ये आदेश देते थे और ये उस काम को करते थे, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। मंत्री परिषद होते थे और मंत्री होते थे, ये उनकी क्या करते थे, नियुक्ति करते थे, आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है, जैसे आज जो है हमारे भारत में काम हो रहा है, ठीक है। साम्राज्य जो है बहुत ज़्यादा विस्तार रूप में था, आप सबको पता है। तो साम्राज्य का ये अनेक प्रांतों में, जिलों में, तहसीलों में, गाँव में विभाजन करते थे, जैसे आज होता है। और जहाँ प्रत्येक स्तर पर नौकरशाही के माध्यम से ही केंद्र को जोड़ा गया था, ठीक है, सॉरी, नौकरशाही के माध्यम से ही केंद्र को जोड़ा गया था। साम्राज्य के अंदर ही कुछ आपके अर्ध स्वतंत्र, मतलब थोड़े बहुत ही स्वतंत्र राज्य भी थे जिन्हें केंद्र से मिलती जुलती जो है प्रशासनिक व्यवस्था उनमें भी आपको दिखाई देती थी। कुछ कुछ जो है स्वतंत्र राज्य जो थे इनके साम्राज्य में थे, जो उनकी जो प्रशासनिक व्यवस्था थी इन सबसे जो मिलती, जो साम्राज्य से मिलती जुलती हमें दिखाई देती है, ठीक है। एक और चीज़, अशोक ने अपने धम्म की नीति द्वारा सत्ता को सुदृढ़ बनाने का बहुत ज़्यादा प्रयास किया है। इसकी जो धम्म की नीति है उसको उसने बहुत बहुत सुदृढ़ किया है। जो जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है गाइज, यही आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, साथ साथ आप मुझे सुनते रहें, ठीक है। जो आपके प्रशासनिक व्यवस्था की जो विस्तृत जानकारी है वो हमें, जो ये हम प्रशासन अब पढ़ रहे हैं, इस चीज़ की हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? तो इसकी जो जानकारी हमें मिलती है बौद्ध धर्म से और जैन ग्रंथों से, बौद्ध ग्रंथ से और जैन ग्रंथ से। और कहाँ से मिलती है हमें? चाणक्य के अर्थशास्त्र से। एक मैगस्थनीज की इंडिका से हमें इसकी जानकारी मिलती है, मौर्य प्रशासन के और अशोक के जितने भी अभिलेख हैं ये मैं आप सबको पढ़ा चुकी हूँ। तो इनके अभिलेखों से जो है हमें मौर्य प्रशासन की बहुत अच्छी जानकारी मिलती है और जो हम अब पढ़ेंगे,
चलिए स्टार्ट करते हैं, नागरिक शासन को पढ़ते हैं। केंद्रीय शासन को स्टार्ट करते हैं। आपके अर्थशास्त्र में ये बात बताई गई है कि जो राज्य है ना, तो राज्य के कितने अंग हैं? 7। राज्य के कितने अंग हैं? 7। कौन कौन से हैं? एक तो है राजा, ठीक है, एक होता है अमात्य, ये आपने याद रखने हैं। एक होता है राजा, राजा तो मेन ही हो गया। अमात्य होता है मंत्री हो गया। जनपद हो गए, कहीं तो कहीं काम करेंगे ही ना। और दुर्ग हो गए, बड़े बड़े दुर्ग हो गए। कोष हो गया, जो आप किसी भी प्रशासन को चला रहे हो तो उसमें पैसा तो चाहिए, ठीक है। आपकी सेना कितनी स्ट्रांग है वो ज़रूरी है। और आपके मित्र, आप जो दूसरे राज्य हैं या कोई आपकी सीमा जिससे बनती है, आप उससे संबंध कैसे बना के रखते हो, ये है, ये केंद्रीय शासन के अंतर्गत ये चीज़ें आती हैं। क्या क्या है एक बार दोबारा देख लीजिए। राजा, सेकंड अमात्य, फिर जनपद, फिर दुर्ग, फिर कोष, फिर सेना, फिर मित्र। याद रखेंगे इसे। राजा का काम जान लेते हैं। मौर्य शासन व्यवस्था को जो स्वरूप है वो बिल्कुल राजतंत्रात्मक था। देखो राजा ही सारे काम कर रहा था, ठीक है। तो ये चीज़ राजा हैं जो कौटिल्य क्या कहता था राजा के बारे में। देखो कौटिल्य की स्टेटमेंट जो है हमें देखनी ही पड़ेगी, क्योंकि वो वहाँ का प्रधानमंत्री था, ठीक है। तो राजा चाहे उच्च कुल का हो, उसमें देवी बुद्धि व देवी शक्ति हो, ठीक है, और अति उत्साही हो, धार्मिक हो, सत्यवादी हो, परस्पर विरोधी बातें से परे हो, ये सब चीज़ें जो है आपके राजा में होनी चाहिए। राजा और कैसा, राजा का और कौन सी चीज़ होनी चाहिए? राजा सैनिक, न्यायिक, वैधानिक, कार्यकारी मामलों में सर्वोच्च अधिकारी था। जितने भी जो न्याय संबंधी जितने भी काम हैं वो राजा के अंडर में ही होते थे, ठीक है। तो ये आपने चीज़ याद रखनी है। राजा जो आपकी राज्य है, जितना भी उसमें आय व्यय, जितना भी उसमें खर्चा हुआ है, उसके वो मामलों में भी वो प्रमुख था। कौन? राजा। राजा के पास ये शक्ति भी थी। अच्छा, जैसे आप युद्ध कर लेते हो, संधि का जो अंतिम निर्णय लेता था वो कौन लेता था? वो आपका राजा लेता था, ठीक है। गुप्तचरों द्वारा जो भेजी गई सूचनाएं होती थी वो उसका भी स्वयं वो निरीक्षण करता। देखो राजा के ऊपर कितना मतलब बर्डन था काम का। युद्ध में भी लेना है, संधि करनी है, उसका निर्णय भी उसने लेना है। गुप्तचर जो है, जो सूचनाएं उनको भेजते थे, वो जगह जगह जो जाते थे, कुछ कलेक्शन करके लाते थे सूचनाओं का, उसका निरीक्षण भी, उसको ऑब्जर्व भी जो है राजा ने करना था। सैनिक काम हो गया, न्यायिक काम हो गया, वैधानिक काम हो गया, ये सारे काम जो है राजा करता था। राजतत्व के सिद्धांतों के विषय में अशोक के विचारों में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हम जो है परिवर्तन ये देखा जाता है कि राजा को अपनी प्रजा के प्रति अपने पिता के समान व्यवहार करना चाहिए। अशोक ये चीज़ बोलता है कि राजा कैसा होना चाहिए। ये तो ऊपर हम कौटिल्य की बात कर रहे थे कि वो क्या कह रहा है कि ऐसे होता है वैसे होता है। अशोक के विचारों में क्या कहते हैं कि जो राजा है उसको अपनी प्रजा के प्रति ना पिता के समान व्यवहार करना चाहिए। अशोक जो है अपने धौली अभिलेख में ये उल्लेख करता है कि सब मेरी संतान है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये कि सब मेरी संतान है। अशोक कहता है कि जो प्रजा है वो सब मेरी संतान है। जो कामना मैं अपनी संतान के लिए करता हूँ ना, उसे इस संसार में और कोई भी दूसरे में सुख और शांति मिले, वही कामना मैं हर व्यक्ति के लिए करता हूँ, ठीक है। तो ये अशोक की स्टेटमेंट है, ये आपको याद रखनी है कि वो क्या बोलता है। वो अपनी प्रजा को अपने संतान के रूप में मानता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मंत्री परिषद और मंत्रीगण। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राजा की सहायता के लिए ना एक मंत्री परिषद होती थी, और इस चीज़ का उल्लेख हमें मिलता है अर्थशास्त्र में। उसमें ये कहा गया है कि जो राजा है वो राज्य अकेला नहीं चला सकता, बिल्कुल नहीं चला सकता। इसमें एक खास बात और है कि जो इनके मंत्री परिषदों की जो सदस्यों की संख्या है वो निश्चित नहीं थी। ये आपने चीज़ याद रखनी है। कौटिल्य के अनुसार जो बड़ी मंत्री परिषद रखना राज्य के हित में होता था। राजा ही मेन है, अपने राजा को ऊपर रखना ही रखना है, ठीक है। जो अर्थशास्त्र है, जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, उससे हमें क्या चीज़ पता लगती है? उससे हमें ये चीज़ पता लगती है कि जो परिषद की मंत्रणा का जो गोपनीय रखा जाता था, जो भी चीज़ें होती थी उसको गोपनीय रखा जाता था। और जो परिषद के सदस्यों को जो ये क्या देते थे, उनकी ये 12,000 पण जो है ये वार्षिक वेतन देते थे, ठीक है। और करेंसी लगा लो उस टाइम की, ठीक हो। इसके बाद जो है प्रत्येक के अधीन 1 या 2 आपके विभाग भी होते थे। जैसे एक परिषद बनी हुई है तो इसके अंडर आपको 2 विभाग मिल जाएंगे। और उस युग में मंत्री परिषद के सदस्यों में संयुक्त उत्तरदायित्व का कोई भी सिद्धांत लागू नहीं था। आपने सिर्फ इतनी ही बात ध्यान रखनी है कि जो परिषद होता था इसके कितने भाग होते थे? 2 भाग होते थे, ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। दैनिक कार्यों के लिए राजा ना कुछ मंत्री नियुक्त करता था, जैसे इन्हें मंत्रिण कहते थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो राजा कुछ मंत्री नियुक्त करता था किस किस काम के लिए, दैनिक काम के लिए, उनको क्या कहा जाता था? उनको मंत्रिण कहा जाता था,
इनमें जो है केवल योग्य विद्वान और अनुभवी व्यक्तियों को ही जो है आमंत्रित पद पर ही नियुक्त करते थे। संख्या बहुत कम थी, लेकिन बहुत ज़्यादा इनके ना इम्प्रेसिव थे ये मंत्री। इनमें आपको युवराज, प्रधानमंत्री, सेनापति, सन्निदाता ये सब शामिल थे। इनको जो वेतन दिया जाता था वो दिया जाता था 48,000 पण, ठीक है, 48,000 पण जो है इनको वार्षिक वेतन दिया जाता था। कौन नियुक्त करता था? राजा नियुक्त करता था। क्या नियुक्त करता था? मंत्रियों को नियुक्त करता था। किस लिए करता था? दैनिक कार्यों के लिए करता था। और इनको कहा क्या जाता था? इनको मंत्रिण कहा जाता था। ठीक है, समझ गए होंगे, याद हो गया होगा। आगे बात करते हैं, अन्य अधिकारियों की बात करते हैं। जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है उसमें आपके 18 मंत्रियों का उल्लेख है। कितने? 18। प्रधानमंत्री का काम क्या होता था? वो जो है प्रधानमंत्री क्या कर, ये प्रत्येक कार्य में राजा को ये क्या देता था? परामर्श देता था और प्रशासन के प्रत्येक विभाग का ये नियंत्रण रखता था। कोई भी विभाग उसके सामने है, प्रधानमंत्री का कार्य ये है। जैसे चाणक्य था, उसका काम ये था कि मैंने हर विभाग पर अपना कंट्रोल रखना है। ठीक है, नेक्स्ट होता था पुरोहित। पुरोहित का मामला, अब पुरोहित है तो भाई वो धार्मिक मामलों में ही रहेगा, तो धार्मिक मामलों में वो क्या होता था? वो राजा का सलाहकार होता था, उसे एडवाइस देता था, आज आप ये करो, आज आप ये ना करो, ये यज्ञ करना है, ये पूजा करनी है। ठीक है, संभवतः ये चंद्रगुप्त के समय दोनों ही पद जो थे वो चाणक्य के पास थे, प्रधानमंत्री का और पुरोहित का। गॉट इट। सेनापति, सेनापति क्या होता था? ये सेना का प्रमुख होता था और ये युद्ध और संधि के बारे में राजा को सलाह देता था। अभी अभी हमने पढ़ा है कि युद्ध और संधि के बारे में जो अंतिम निर्णय लेते थे वो राजा ही लेते थे। तो ये जो है सेनापति, इनको राजा को क्या देता था? सलाह देता था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका समाहर्ता। समाहर्ता का क्या काम होता है? समाहर्ता का ये काम होता है कि राज्य के विभिन्न भागों से राजस्व जो है आपको टैक्स वसूल करना है। समाहर्ता, हरना है सबको, टैक्स हरना है। ठीक है, इस तरह याद कर लो, टैक्स का जितना भी काम होता था ये समाहर्ता करता था। अब अगला है आपका सन्निधाता। ये नाम आपको सारे याद करने हैं, इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकती, आपको ये सारे नाम याद करने हैं और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सन्निधाता का क्या काम होता था? सन्नी से आप कर लो, सरकारी कोष में धन सुरक्षित रखने का इसका दायित्व था। देखो, से सन्नी, ये से हो गया आपका सरकारी कोष, तो सरकारी कोष में धन सुरक्षित रखने का दायित्व होता था इस सन्निधाता का। नेक्स्ट क्या है? ये एक होता था युवराज। ये युवराज जो होता था वो राजा होता था ना, उसका ये उत्तराधिकारी होता था, जो अपने पिता के शासनकाल में प्रशासनिक कार्यों में उसकी क्या कर देता था? मदद कर देता था। ये आसान है। नेक्स्ट है आपका प्रशस्ता। इसमें क्या होता है? प्रशस्ता क्या काम करता था? ये राज्य के रिकॉर्ड विभाग का मुख्य होता था। जितना भी आपको राज्य में रिकॉर्ड दिख रहा है, रिकॉर्ड तो होता ही होगा ना, ठीक है, प्रशस्ति लिखते थे ना, प्रशस्ति लिखना होता है। प्रशस्ता होता है उस जो रिकॉर्ड है उसका, जो विभाग है उसका रिकॉर्ड रखना, और उसका मुखिया। दोवारिक, दोवारिक कौन होता था? ये राज्य महल के कार्यों का मंत्री होता। जितने भी द्वार पे, जितने भी महल के द्वार में जितने भी काम आते थे ना, उनका जो मंत्री होता था वो द्वारिक होता था। याद हो गया होगा। अंत्यपाल, अंत्यपाल क्या होता था? जैसे सीमांत प्रदेशों से, जो सीमांत प्रदेशों में जो बने हुए जो दुर्ग होते थे उनकी रक्षा का जो कार्य है वो अंतपाल करता था। अंत तक जो काम करता था वो अंतपाल करता था। इतना काम वो करता था कि अगर मान लो कि सीमांत प्रदेश है ना, उस पर जो दुर्ग भी बने हुए हैं ना, तो उनकी रक्षा करने का काम भी ये अंतपाल करता था। इस तरह याद कर लेंगे। दुर्गपाल क्या होते हैं? दुर्ग से दुर्ग, ठीक है, ये दुर्गों की रक्षा का काम करता था। जितने भी आपके जैसे मान लो ये राज्य हैं, यहाँ पे बड़े बड़े दुर्ग बने हुए, तो इसकी जो रक्षा करता था वो कौन करता था? दुर्गपाल करता था। क्रामांतिक का क्या काम होता था? ये क्रामांतिक हो गया, ये कारखानों और खानों की ये देखभाल करता था। कैसे क्रामांतिक, कैसे कारखाने। दंडपाल, अब दंड देगा, है ना, तो ये पुलिस विभाग का बहुत ज़्यादा प्रमुख होता था। आपने राज्य में कितनी शांति रखी है, कितनी उसकी व्यवस्था बनाए रखनी है, जितना भी काम होता था इस दंडपाल का होता था। और अगर आपने अपराधियों को दंड देना है तो भी ये इसका प्रमुख कार्य होता था। प्रदेष्टा का क्या काम होता था? इसे आप ऐसे याद कर लीजिए। प्रतिष्ठा का काम होता था, ये फौजदारी मामलों का क्या होता था? न्यायाधीश होता था। इसके अतिरिक्त आपको जो है नागरिक, जो है नगर प्रमुख, आंतरवर्षिक और आठविक, ये आठविक होता था, वन विभाग का ये प्रमुख होता था। आठविक, आंतरवर्षिक आपका प्रधान अंगरक्षक होता था। नायक होता था सेना संचालक। व्यवहारिक दीवानी मामले, ये जो सारे आपको मंत्री आपको याद रखने हैं। अब बात करेंगे हम नौकरशाही, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया था कि जो इनकी प्रणाली थी, जो इनका आधार था वो था नौकरशाही। तो ये नौकरशाही होती क्या है? देखिए,
मौर्य काल में आपको जो है अनेक राज्य जो हैं पदाधिकारियों का उल्लेख आपको कहाँ मिलता है? अर्थशास्त्र में मिलता है। कहाँ मिलता है? जितने भी आपको जो है पदाधिकारी हैं उनका उल्लेख आपको अर्थशास्त्र में मिलता है। और इन्हें जो ये पदाधिकारी हैं इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम अध्यक्ष कहते हैं। ठीक है। और आपको अर्थशास्त्र में 26 प्रकार के जो है ना अध्यक्षों की सूचना मिलती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अर्थशास्त्र में हमें कितने प्रकार के जो है अध्यक्षों की सूचना मिलती है, तो हमें 26 प्रकार के जो है अध्यक्षों की सूचना मिलती है। इन्हीं को जो है आपके यूनानी इतिहासकारों ने क्या कहा है? इनको कहा है मैजिस्ट्रेट या ओवरसीयर, जो है आपके यूनानी इतिहासकारों ने कहा है। और इन्हें ही जो है हम अमात्य भी कहते हैं, यानी मंत्री हो गई या महामात्र। ये नाम आपने सारे याद रखने हैं। समझ रहे हैं आप? अमात्य, मंत्री हो गए या महामात्र, इनको कहते हैं। कुछ कुछ का जो है विवरण इसमें दिया गया है। कोषाध्यक्ष होता है, पण्याध्यक्ष होता है, सूर्याध्यक्ष होता है। जो मैंने आपको ऊपर बताए हैं इतने हैं। ठीक है। मंत्री, पुरोहित, पुरोहित कौन था? चाणक्य। मंत्री हो गए, सेनापति हो गए, इनको जो है 48,000 यानी कि 48,000 पण जो है वेतन मिलता था। सन्निदाता था, एक समाहर्ता था, उसको कितने मिलते थे? उसको 24,000 पण मिलते थे। और मंत्री परिषद के जितने अन्य सदस्य थे उनको 12,000, इनकी सैलरी बताई जा रही है भाई, 12,000 पण जो है मंत्री परिषद और अन्य सदस्यों को मिलते थे। जो वहाँ पर लिखा पोती का काम करते थे, तो लेखपाल और लिपिक जो होते थे, क्लर्क हो गए, उनको 400 पण जो है वार्षिक मिलते थे। और अध्यक्ष जो होते थे, जो 22 अध्यक्ष हमें मिलते हैं, तो इनको कितने मिले? इनको 1000 पण वार्षिक वेतन मिलता था। ठीक है। अशोक ने अपने टाइम में राजुक, प्रादेशिक युक्त, इन अधिकारियों की भी नियुक्ति जो है अशोक ने अपने टाइम में की है। गॉट इट। अब बात करेंगे हम इनके प्रांतीय शासन की। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए विशाल साम्राज्य को प्रांतों में बांटा हुआ था। इतना बड़ा साम्राज्य है तो अकेले तो वो चलाने से रहा, उसको प्रांतों में बांटा। तो चंद्रगुप्त के समय कितने प्रांत थे इसकी हमें प्रॉपर जानकारी नहीं है, लेकिन जब हम अशोक के टाइम में आते हैं तो हमें पता लगता है कि जो मौर्य साम्राज्य था वो आपके 5 प्रांतों में विभाजित था। कौन कौन से हैं? 5 में। प्राच्य तथा मध्य प्रांत में कौन कौन से आते हैं? मध्य प्रांत में आते हैं, एक तो आता है यूपी, बंगाल, बिहार, ये आपके आते हैं मध्य प्रांत में। और जो इनकी राजधानी थी उस समय, तो उस समय थी पाटलिपुत्र। अशोक की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। तो मध्य प्रांत में ये 3 आते हैं। उत्तरापथ या उत्तर पश्चिम में कौन से आते हैं? कंबोज, गांधार, कश्मीर, अफगानिस्तान, पंजाब। ये चीज़ें उस समय शामिल थी। कब थी? उत्तर पश्चिमी प्रांत में। और इस समय जो इनकी राजधानी थी वो तक्षशिला थी। यूपी की, बंगाल की और बिहार की तो थी पाटलिपुत्र। कंबोज, गांधार, कश्मीर, अफगानिस्तान, पंजाब, इनकी थी तक्षशिला। अवंती या पश्चिमी प्रांत में अगर जाते हो, ये उत्तरापथ है, ये अवंती है, ध्यान रखेंगे ये। ठीक है। अवंती या पश्चिमी प्रांत में आप जाते हो तो पश्चिम में जाते हो गुजरात, काठियावाड़, मालवा, राजपूताना। और इस समय जो इनकी राजधानी थी उज्जैन। ठीक है, याद रखना है, गुजरात, काठियावाड़, मालवा, राजपूताना, इनकी राजधानी थी उज्जैन। दक्षिणापथ की अगर बात करते हैं तो ये दक्षिण का भूभाग इसमें सम्मिलित था। इसकी जो राजधानी थी, दक्षिण के जो भूभाग की जो राजधानी थी वो थी आपकी स्वर्णगिरी। कौन सी थी? स्वर्णगिरी। अब कलिंग का नाम तो आप सबको पता है, तो कलिंग को इसने 5वां प्रांत बनाया था। और उसकी जो राजधानी थी, कलिंग की राजधानी, वेरी इंपॉर्टेंट, कलिंग की राजधानी थी तोशाली। वैशाली होती है ना, तोशाली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रांत के मुखिया को क्या कहा जाता था? जो प्रांत का मुखिया, प्रांत तो बना लिया, अब उसका मुखिया भी तो होगा ना, तो उसके मुखिया को कहा जाता था कुमार। और हुल्स के अनुसार कुमार का पद केवल राजकुमारों को ही मिलता था। जो राजकुमार होते थे उन्हीं को ये कुमार बनाते थे, प्रांत का मुखिया बनाते थे। ठीक है। अशोक पहले जो था उज्जैन का और बाद में तक्षशिला का गवर्नर रह चुका था। वेरी इंपॉर्टेंट कि तक्षशिला के गवर्नर रहने से पहले वो कहाँ का गवर्नर था? तो वो उज्जैन का गवर्नर था। या क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि अशोक पहले उज्जैन का गवर्नर था, फिर उसके बाद वो कहाँ बना? वो तक्षशिला का। परंतु कभी कभी अन्य योग्य व्यक्तियों को भी राज्यपाल जो है बनाया जा सकता था। अब जो ये कुमार या गवर्नर होते थे, जो ये केवल राजकुमार होते थे, इनका प्रमुख कार्य क्या होता था? इनका प्रमुख कार्य ये होता था कि जो है राज्य में आपने शांति और व्यवस्था बनाए रखनी है, और जो जनता है वहाँ उसके लिए आपको कल्याण के लिए कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, प्रांतीय शासन हो गया। नेक्स्ट, मंडल और जिले का प्रशासन ये किस तरह चलाते थे? अब देखिए, प्रांत भी बहुत ज़्यादा बड़े बड़े होते थे, तो ये प्रत्येक प्रांत में क्या बना देते? कई कई मंडल बना देते थे, जो आधुनिक आपके कमिश्नरियाँ हैं ना, उनके समान ये थे। अर्थशास्त्र में एक प्रतिष्ठा
नाम याद रखेंगे, प्रांत, मंडल, प्रदेष्टा। प्रदेष्टा जो है एक अधिकारी होता था, ये जनपद का प्रधान होता था। और ये मंडलों का विभाजन कैसे करते थे, मंडलों को ना ये जिलों में कर देते थे। ठीक है, ये अपने जो मंडल होते थे ना उनका विभाजन किस में कर देते थे, जिलों में कर देते थे। जिलों में क्या कर देते थे, जिन्हें आहार या विषय कहा जाता था। क्या कहा जाता था जिलों में, जिलों को क्या कहा जाता था, आहार या विषय, ध्यान रखेंगे सब। और जिले के नीचे, जैसे जिला हो गया, ठीक है, जिले के नीचे आपको स्थानीय मिलेगा, जिले के नीचे आपका स्थानीय होता था। और इस स्थानीय में ना, जैसे जिले के नीचे स्थानीय है तो स्थानीय में आपको 800 जो है गांव मिलेंगे, स्थानीय 800 गांव, इस तरह याद कर सकते हैं। और स्थानीय के अंतर्गत आपके ना 2 द्रोणमुख होते थे। स्थानीय के, जैसे स्थानीय में आपके 800 ग्राम हो गए, मतलब 800 गांव हो गए ना, तो स्थानीय के अंतर्गत ही आपके 2 द्रोणमुख होते थे, ये भी द्रोणमुख, ये भी द्रोणमुख। और इसमें आपके हो गए जो है 400 ग्राम होते थे, जिसमें 200 इसमें लगा लो और 200 इसमें। ठीक है, अब जो ये द्रोणमुख है, 2 द्रोणमुख बने हुए, इनके नीचे भी खावर्टिक होते थे, याद रखना है ये सब आपको। इसमें 800, सबसे बड़े में 800, इसमें हो गए 400 इकट्ठे। द्रोणमुख के नीचे आपका खावर्टिक होता था, जिसमें आपके 200 ग्राम होते थे। और खावर्टिक के नीचे आपके संग्रहण होते थे। संग्रहण जो होता था वो 10 गांवों का समूह, 10 गांवों का संग्रह कर लिया तो 10 गांवों का जो समूह होता था उनको संग्रहण करते थे। अब संग्रहण के नीचे भी गांव होते थे। और इन संस्थाओं के प्रत्येक जो है प्रधान न्यायिक, कार्यकारी, राजस्व संबंधी अधिकारों का ही उपयोग करते थे। ये सब चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है आपका गांव का शासन कैसे चलाते थे। छोटी इकाई थी, बहुत ज़्यादा गांव और अधिकारी इनका ग्रामिक कहलाता था। ग्राम सभा का भी प्रधान होता था और जो इसका निर्वाचन होता था वो किसके द्वारा किया जाता था, जो प्रधान होता था ये आपके गांववासियों द्वारा किया जाता था। और जो गांव थे वो कई प्रकार से अर्ध स्वतंत्र जो थे प्रजातंत्र थे। सिर्फ और सिर्फ गांव के शासन के बारे में इतना ही है। नेक्स्ट, नगरों का प्रशासन ये कैसे चलाते थे। आपको पता है कि नगर की जो शासन व्यवस्था है ना वो मौर्य साम्राज्य की दी हुई बहुत ही बढ़िया देन है, जिसमें आपके पाटलिपुत्र आते हैं, तक्षशिला आते हैं, उज्जैन आते हैं। इन बड़े बड़े नगरों का जो शासन है वो हमारे मौर्य काल में ही हुआ है। अर्थशास्त्र में आपका नगराध्यक्ष और नागरक नामक जो है अधिकारी 2 होते थे। और मैगजीनीज ने पाटलिपुत्र की नगर व्यवस्था का भी बहुत अच्छे से उल्लेख किया है। ये 2 नाम आप याद रखोगे, अर्थशास्त्र में नगराध्यक्ष और नागरक। ठीक है, ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। नागरक क्या होता था, नामक अधिकारी होता था और जितनी भी उसकी देखरेख में ये बोर्ड कार्य करता था। 30 सदस्य होते थे, 5-5 सदस्य हो गए और 6 समितियां, याद रखना है। 5 के 30, ठीक है, तो 5-5 सदस्य उनकी 6 समितियों में बटा हुआ था। अब समितियां देख लेते हैं कौन कौन सी थी। एक तो थी शिल्पकला, इसमें 5 सदस्य हैं, हर में 5 सदस्य हैं। शिल्पकला समिति, यहाँ पे शिल्पियों का काम, कारीगरों की देखभाल की जाती थी कि उनकी जैसे आपने मजदूरी करवा ली है, काम कैसे करवाना है, तो ये शिल्पकला समिति में होता था। नेक्स्ट क्या होता था, विदेश समिति होती थी। इसमें जैसे जैसे कोई विदेश आ गए उसके लिए आवास का हमने प्रबंध करवाना है, जैसे वो विचरण कर रहे हैं, गतिविधि कर रहे हैं, उन पर हमें नज़र रखनी है। और अगर किसी विदेश की मृत्यु हो जाती, विदेशी की अगर मृत्यु हो गई है ना, तो जितनी भी उसकी संपत्ति, अगर हमारे भारत में किसी विदेशी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी संपत्ति को उसके उत्तराधिकारी तक पहुंचाना और उसका अंतिम संस्कार करना ये विदेश समिति करती थी। ठीक है, एक जनगणना समिति होती थी। अब जनगणना तो है जन्म मरण के आंकड़े जो है तैयार करने, इसका प्रमुख कार्य था। व्यापार समिति का क्या काम था, बिकने वाला सामान कितना है, माप हो गया, तोल हो गया, ये सब काम जो है व्यापार समिति करती थी। उद्योग समिति क्या काम करती थी, उद्योग द्वारा तैयार की गई वस्तुओं का निरीक्षण करना था। जितनी भी हमने तैयार की हैं वस्तुएं उसका हमने निरीक्षण करना है, तो ये काम कौन करती थी, उद्योग समिति करती थी। एक कर समिति भी, जो टैक्स जो है कमेटी होती थी, जो मान लो कि काम वस्तु पर उनके मूल्य के अनुसार बिक्री जो है कर वसूल लगाना है, कि टैक्स भी लगाना है। चोरी करने का प्रयास अगर करता था, अगर किसी ने मान लो बिक्री कर पे टैक्स नहीं दिया तो अगर वो चोरी करता है तो उसको सजा दी जाती थी। और भी बहुत काम होते थे नगर में, शिक्षा होगी, पीने का पानी होगा, स्वास्थ्य हो गया, सेवाएं हो गया, ये सारे काम जो है नगर में होता था। न्याय प्रशासन कैसे होता था, तो देखो अगर न्याय करना है, न्याय व्यवस्था के लिए बहुत ही उच्च कोटि का ही था, इनका सुव्यवस्थित था। जो आपके मौर्य साम्राज्य में बहुत ज़्यादा अनेक न्यायालय भी थे। जो सबसे छोटा न्यायालय होता था वो ग्राम का होता था, जिन्हें आप जो है ग्राम सभा की सहायता से निर्णय करता था। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। ग्राम न्यायालय के ऊपर एक संग्रहण होता था, फिर संग्रहण के बाद द्रोणमुख होता था, फिर स्थानीय, फिर जनपद। ये आपने चीज़ याद रखनी है। कौन कौन सी चीज़ें जो हैं आपके ऊपर होती है। ग्राम न्यायालय ऐसे आप लिख लीजिएगा याद करने के लिए, ग्राम न्यायालय है, उसके ऊपर आपका संग्रहण हो गया,
फिर आपका द्रोणमुख हो गया, फिर आपका स्थानीय हो गया, फिर आपका जनपद हो गया। इस तरह आप याद कर लेंगे। और जनपद जो है न्यायालय के ऊपर आपका पाटलिपुत्र के केंद्रीय न्यायालय होते थे। जनपद न्यायालय बन गया, उसके ऊपर जो पाटलिपुत्र है जो राजधानी है उसके केंद्रीय न्यायालय होते थे, और जिनके ऊपर राज्य का न्यायालय होता था। आपने इस चीज़ को लिख के देखना है, ये आपको चीज़ अच्छे से ध्यान हो जाएगी। इसमें जो न्यायालयों को जो है ना कैसे काम होते थे, इसमें दीवानी भी काम होते थे, फौजदारी न्यायालय कह सकते हैं। ठीक है, न्यायालयों को समानते दीवानी और फौजदारी न्यायालय कह सकते हैं। इसमें क्या होता था, आपके तीन तीन तो न्यायाधीश होते थे जो व्यवहारिक काम करते थे, और इन्हीं को आप धर्मस्थ तथा अमात्य कहते थे। अच्छा, फौजदारी जो मामले होते थे उसका निर्णय कौन लेता था, कंटक शोधक नामक न्यायालयों में होता था। जितने भी आपके फौजदारी न्यायालय हैं, फौजदारी मामले हैं, उनका जो निर्णय है वो कौन लेता था, वो कंटक शोधक जो है नामक ये जो है अब इसके न्यायालयों में ये काम होता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दंड विधान कैसे दिया जाता था। अगर मौर्य काल में आपको जो दंड विधान है बहुत ज़्यादा कठोर था, मतलब आप कोड़े भी मारते थे, अंग भंग भी कर देते थे, मृत्यु दंड तक भी दे देते थे। चोरी अगर अगर किसी ने कुछ ऐसा काम कर दिया तो अंग भी काट देते थे। चोरी, डाके, हत्या, बलात्कार, जितने भी काम है मृत्यु दंड देते थे। और ब्राह्मणों को जो है मृत्यु दंड नहीं दिया जाता था, उस उन पे सिर्फ जुर्माना लगाया जाता था। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि ब्राह्मणों को ये मृत्यु दंड नहीं देते तो उन पर सिर्फ और सिर्फ क्या लगा देते थे, जुर्माना लगा देते थे। नेक्स्ट, वित्तीय प्रबंध इनका कैसे था। प्रशासनिक व्यवस्था का जो प्रमुख आधार है वो वित्तीय है, बिल्कुल है, पैसा है। कोष पर जो जितना भी काम है आपका कोष पर निर्भर होता था। ठीक है, कोष बढ़ाने की तरफ जो है राजा का ध्यान जाता ही जाता था। तो जो राज्य की आय का मुख्य स्रोत सबको पता भाई भूमि कर है, और कोई किसी चीज़ से भी आप टैक्स वसूल नहीं कर सकते थे उस समय। तो ये होता था 1/6 से लेकर 1/2 तक था। और भूमि पर जो है आपके राज्य और कृषक दोनों का ही अधिकार होता था। और जिन किसानों के पास मान लो कि व्यक्तिगत भूमि होती थी, वो अपनी उपज का क्या करते थे, एक भाग जो है राजा को कर के रूप में दे देते थे। अगर एक भाग जो है वो राजा को कर के रूप में दे रहे हैं तो इसे भाग कहा जाता था। और अगर राजकीय भूमि जो मतलब लगा लो कि भाई सरकार की भूमि है, अगर राजकीय भूमि से प्राप्त आय को ये सीता कहा जाता था। क्या कहा जाता था, सीता कहा जाता था। और चंद्रगुप्त ने सिंचाई के लिए नहरों का भी बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रबंध करवाया था। और ये कहाँ था, पश्चिमी प्रांत। किसके किसके साथ जो था ये निर्माण करवा रहा, किसने करवाया, तो एक पश्चिमी प्रांत का गवर्नर था पुष्यगुप्त। उसने गिरनार नामक स्थान पर क्या करा था, एक झील का निर्माण करवाया था। और ये जो आज जो है सुदर्शन झील के नाम से प्रसिद्ध है। अर्थशास्त्र में भू राजस्व के अतिरिक्त जो है राज्य की आय के साथ में 21 प्रकार के जो है आपको अन्य कर भी जो है देने पड़ते थे। आपको जो है कृषि पर तो देना ही देना है, लेकिन अर्थशास्त्र में इस चीज़ का उल्लेख है कि 21 प्रकार के जो टैक्स हैं वो और भी लगाए जाते थे। आप खुद पढ़ लीजिएगा। व्यय, इसमें क्या होता था, मान लो सरकारी आय का जो व्यय है वो विभिन्न रूपों में होता था। जितना भी आप काम कर रहे हो उसका जो व्यय विभिन्न रूपों में होता था। इसका एक भाग तो सम्राट उसके परिवार में भरण पोषण में करता था, दूसरा भाग वो विभिन्न सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन पर। यानी कि अगर आपके पास पैसा है तो राजा कहाँ कहाँ इस चीज़ का यूज़ करता था, ये चीज़ इसमें बताई जा रही है। सम्राट क्या काम करता था, अपने परिवार के भरण पोषण में करता था। दूसरा भाग वो विभिन्न सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन पर करता था। तीसरा भाग वो सैनिक कार्यों में करता था। चौथा भाग वो कहाँ करता था, जन कल्याणकारी कार्यों में करता था। पांचवा भाग अगर बात करें तो धार्मिक और शैक्षणिक संस्थाओं में दान देने में खर्च करता था। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि जो राजा है वो कहाँ कहाँ चीज़ों का प्रयोग करता था, जो पैसे हैं वो कहाँ कहाँ लगाता था, जैसे हम आज करते हैं। पुलिस और गुप्तचर अगर प्रबंध की बात करें तो क्या था कि शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो है इन दोनों की स्थापना की गई थी। आपने किसी अपराधी को पकड़ना है, उसको नियमों का पालन करवाना है, तो ये आपने चीज़ आपको आज पता है कि इस चीज़ का कितना यूज़ है। ठीक है, जन कल्याणकारी जो है और क्या काम किए हैं, चंद्रगुप्त और अशोक ने सड़कों की उचित व्यवस्था की थी। चंद्रगुप्त के समय जो सबसे प्रसिद्ध सड़क थी वो थी पाटलिपुत्र से तक्षशिला तक की जाती थी। वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे प्रसिद्ध सड़क कौन सी थी, पाटलिपुत्र से तक्षशिला, और जिसकी लंबाई थी 10,000 स्टेडिया थी। अशोक के अभिलेखों से हमें और चीज भी पता लगती है कि मौर्य शासकों ने मनुष्य और पशुओं की चिकित्सा के लिए भी बहुत औषधियाँ और औषधालयों का निर्माण करवाया है। इसने मौर्य शासकों ने कृषि को प्रोत्साहन देने के लिए सिंचाई की व्यवस्था भी की है। एक सिंचाई विभाग का भी गठन इन्होंने किया है। मेगास्थनीज की एक इंडिका है, और अर्थशास्त्र हमें नहरों, झीलों, तालाबों इन सब के बारे में पता लगता है। ये इंपॉर्टेंट है, रुद्र दामन के गिरनार अभिलेख से हमें पता लगता है कि जो चंद्रगुप्त के जो अभी अभी हमने पढ़ा है
पुष्यगुप्त ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया है। ये हमें कहाँ पता लगता है इस चीज़ का? तो रुद्रदामन के गिरनार अभिलेख से हमें इस चीज़ का पता लगता है कि ये काम चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य में करवाया था। नेक्स्ट है आपका, वीडियो पसंद आ रहा है ना तो लाइक ज़रूर कर देंगे, ठीक है। इंटरेस्टिंग लग रहा होगा क्योंकि मौर्य प्रशासन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सैनिक प्रशासन देख लेते हैं, इनकी सैनिक में कैसी व्यवस्था थी। देखो इसमें बता रहे कि आपके 6 लाख तो आपके हैं पैदल सैनिक, 30,000 आपके घुड़सवार हैं, 900 आपके इसमें हाथी थे। और इसमें यह भी कहा कि नंद की विशाल शक्ति सेना का जो मुकाबला करने के लिए, जो नंद वंश था ना, धनानंद को इन्होंने हराया था, तो उसकी विशाल शक्ति सेना को मुकाबला करने के लिए कौटिल्य और चंद्रगुप्त ने भाड़े के सैनिकों की सेना संगठित की थी कि भाई हमें तो इसको हराना है। और अर्थशास्त्र में चतुरंगनी सेना यानी कि पैदल, अश्वारोही, रथ, हस्त सेना, ये सब आपको इस चीज़ का अर्थशास्त्र में उल्लेख मिलता है। और एक और बात है कि चंद्रगुप्त के पास एक जल सेना भी थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उस समय जल सेना भी थी चंद्रगुप्त के पास। और सेना के जो है ये अलग अलग अध्यक्ष होते थे, सेना है उसके आपको अलग अलग अध्यक्ष मिलेंगे। और ये जो अध्यक्ष हैं ये सेना के नीचे सेना के एक अंग अलग अलग अध्यक्षों के नीचे कार्य करते थे। जैसे कि एक तो होता था पत्याध्यक्ष, एक होता था अश्वाध्यक्ष, एक होता था हस्तव्यध्यक्ष, एक रथाध्यक्ष, एक नावाध्यक्ष। ये 5 अध्यक्ष के नाम आपको याद रखना है। और जो राजा होता था वो संपूर्ण सेनापति होता था, ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। सैनिक प्रबंध वही बात हो रही है, 30 सदस्य हैं, 5-5 सदस्यों की है, 6-6 समितियां बनी हुई हैं, इसमें भी वही काम होता था जैसे शिल्पकारी में था। प्रथम समिति में क्या होता था, मुख्य भाग को जो होता था पैदल सेना की व्यवस्था करती थी। जो प्रथम समिति का क्या काम था, ये पैदल सेना की व्यवस्था करती थी। दूसरी समिति क्या थी, ये अश्व सेना का प्रबंध करती थी, घोड़ों को युद्ध करने के लिए तैयार करना है, अस्तबल का काम करना है, ये सारा काम दूसरी समिति करती थी। तीसरी समिति क्या करती थी, ये रथों का प्रबंध करती थी। क्या करती थी, जो रथ जो ले जाते थे युद्धों में, तो तीसरी समिति करती थी, ठीक है। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। अब जो है हमारा मौर्य प्रशासन हो गया। अब जो हमारा आज टॉपिक जो अगला है वो है अशोक का प्रशासन। सिर्फ हमने इसमें अशोक की बातें देखेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आपका जो है चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो अशोक के प्रारंभिक जीवन के बारे में हमें कहाँ से चीज़ें पता लगती है, ये हमें पता लगती हैं बौद्ध ग्रंथों में। और ये वे महान जो बिंदुसार था उसका ये पुत्र था, और उसका जैसे मृत्यु हुई तो अशोक जो है सम्राट बना, ठीक है। तो एक ये महानतम सम्राट है, ये सब चीज़ें आप देख लीजिएगा। इसने जो है अशोक ने उत्तराधिकारी के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष किया है। जैसे कि 273 ईसा पूर्व में जो है बिंदुसार की मृत्यु हो गई थी। उस समय जो अशोक था ये उज्जैनी में प्रतिनिधि शासक एक कुमार था। ध्यान रखना है कहाँ पे था, उज्जैनी में था। अशोक को सिंहासन पर अधिकार करने के लिए अपने जितने 99 भाई कहते हैं, 99 भाई से इन्होंने बड़ा संघर्ष किया है। महावंश से हमें वर्णित मिलता है कि उसको सत्ता प्राप्त करने के लिए अपने 99 भाइयों की मृत्यु करनी पड़ी। और एक बड़ा भाई था सुशीम या सुशीम भी बोल देते हैं, उसको मारकर इसने अपने राज्य पर अधिकार कर लिया था। और इस चीज़ का उल्लेख है, संघर्ष का उल्लेख मिलता है हमें एक चीनी स्रोत से कि इसने ये काम किया है। फिर इसके बाद इसने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। और बौद्ध धर्म स्वीकार करने से पहले के ग्रंथों में उसे अत्यंत बहुत ज़्यादा क्रूर, निर्दयी, चंडाशोक ये नाम है उसके, उसे इस नामों से बुलाया जाता था कि ये बौद्ध धर्म जब तक इसने ग्रहण नहीं किया था ना, उससे पहले ये था। जब इसने कर लिया उत्तराधिकारी युद्ध के लिए, इतना रक्तपात नहीं होता जितना उससे बौद्ध ग्रंथों में वर्णित है। इतना उसने नहीं किया था जितना बौद्ध ग्रंथों में बताया जा रहा है। उत्तराधिकारी के संघर्ष के लिए इसके कितने जो हैं वर्ष लगे हैं, इसके 4 वर्ष लगे हैं। और फाइनली 269 ईसा पूर्व में, याद रखिएगा 269 ईसा पूर्व में अशोक का विधिवत जो है राज्याभिषेक हो गया था। फिर इसमें बात आती है कि बड़े भाई का क्या नाम था, सुशीम या सुशीम, जो पहले तक्षशिला का शासक रह चुका था। कहाँ था वो, तक्षशिला का। और जिसने स्थानीय विद्रोह को ना दबा सकने अशोक को उज्जैनी से तक्षशिला क्या करना जाना पड़ा था। अशोक को उज्जैनी से तक्षशिला ये गया था ना, और वहीं पर इसका जो है अपने भाई से संघर्ष हो गया था, ठीक है, उत्तराधिकारी के लिए। नेक्स्ट है कलिंग का युद्ध। इसने अपने शासनकाल के 8वें वर्ष में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि कब इसका युद्ध हुआ था, तो अपना शासनकाल जब उसका था तो 8वें वर्ष में जाके, यानी कि 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर क्या किया था, आक्रमण किया था। और जो इस चीज़ की जानकारी है कि इसने कलिंग पर आक्रमण किया था, ये हमें मिलता है 13वें शिलालेख से। कहाँ से मिलता है, 13वें से। इसमें क्या बात बताई गई है कि अशोक का जो 13वां शिलालेख है उसमें ये बताया गया, इसके परिणामों के बारे में बताया गया है कि इसमें 1,50,000 बंदे तो व्यक्ति को बंदी बनाया और उनको कर छोड़ दिया। 1 लाख लोगों की इसमें बहुत ज़्यादा हत्या हुई और ये नष्ट हो गए। अशोक विजय तो हो गया, इसको कलिंग को इसने क्या किया, मगध साम्राज्य में भी मिला लिया और ये साम्राज्य का 5वां प्रांत भी बना है, हमने अभी अभी पढ़ा है।
ठीक है। कलिंग युद्ध का तात्कालिक परिणाम क्या था कि इसको इतनी भयानक, इसको युद्ध करने की क्या जरूरत है, और इसके बाद में इसका हृदय परिवर्तन भी हुआ था इतना रक्तपात देख के। कारण क्या था, क्यों किया इसने अटैक? एक अशोक ने ना भैरी घोष, युद्ध नीति के स्थान पर धर्म घोष, भैरी घोष थी, भैरी मतलब भैर रखते थे, युद्ध नीति के स्थान पर इसने कहा था कि धर्म घोष, वाणी कल्याणकारी की नीति को अपनाया था। और ये युग शांति का, सामाजिक क्रांति का था, धर्म प्रचार का था, राजनीतिक अवरोध और सैनिक पतन का था। तो इसी वजह से ये जो है ये युद्ध हुआ, और इस काल में सेना के प्रयोग के अभाव के कारण साम्राज्यवादी मगध के सैनिक उत्साह का उत्तराक्षर विनाश हो गया, आध्यात्मिक विजय और धर्म विजय का युग जो है प्रारंभ हो गया। बस हमने चीज़ याद रखनी कि भैरी घोष के स्थान पर धर्म घोष को इसने नीति को अपनाया था। अशोक के साम्राज्य का विस्तार अगर हमने जानना है तो ये आपको चीज़ें मिलेगी इसके स्तंभलेख से, इसके शिलालेख से, जो आपके उत्तर पश्चिमी से पेशावर के पास शाहबाजगढ़ी तथा मानसेरा, उत्तर में आपको देहरादून के पास मिलेगा कालसी, नेपाल की तराई में आपको रूमनदेई, निगलका से आपको पूर्व में आपको रामपुरखा, लोरिया, नंदगढ़, दक्षिण पूर्व में आपको धोली और जोगढ़, और दक्षिण में सिद्धपुर और मास के नामक स्थानों से जो है हम इसके स्तंभलेख या शिलालेख प्राप्त हुए हैं। ये सब मैं आपको करवा चुकी हूँ। इसका विस्तार कहाँ कहाँ तक था? उत्तर में आपको हिमालय से लेकर दक्षिण में मैसूर तक, पूर्व में बंगाल और दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी से लेकर उत्तर पश्चिम में हिंदुकुश पर्वत तक और पश्चिम में अरब सागर तक ये विस्तृत था। ठीक है। और दक्षिण में आपको चोल मिलते हैं, पांड्य मिलते हैं, सत्यपुत्र हो गए, केरल, ये इसके साम्राज्य से बाहर थे। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये चीज़ आपको पढ़ा भी चुकी हूँ। अब बात करेंगे हम इसके शासन प्रबंध की, कैसा था। ये जो अशोक की परानिष्ठ नीति जो है आंतरिक प्रशासन नीति में बहुत ज़्यादा परिवर्तन दिखता है। कि पहला परिवर्तन है कि युद्ध को एक नीति को उसने पूरे रूप से त्याग दिया था। ये इसके प्रथम अभिलेख में मिलता है। कलिंग के आपके प्रथम अभिलेख में ही है कि साम्राज्य की जो है सीमा पर जो भी अंतर्विजिता स्वाधीन जातियां हुई है वो उससे भयभीत नहीं होना चाहिए। ये चीज़ इस बारे में लिखी हुई है। चौथे अभिलेख में भेरी घोष की ध्वनि अब धम घोष में बदल गई थी। जो भी अभी कह रहे थे ना भेरी घोष है, उसके पीछे आपको धम घोष करना है, तो इसकी जानकारी हमें कहाँ मिलती है? आपके चतुर्थ अभिलेख में मिलती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। इसमें जो ये बताया गया है कि बुराइयों को दूर करना है, प्रजाजनों की हमने भौतिक उन्नति करनी है, इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रयास करते हैं। ये सारी चीज़ें आपको चौथे अभिलेख में मिलती हैं। बात करेंगे हम इसके मंत्रिपरिषद की। मौर्य शासन में जो मंत्रिपरिषद का उल्लेख जो है कौटिल्य ने किया है। अशोक के पास भी शासन में एक परिषद थी। इस चीज़ का हमें उल्लेख कहाँ मिलता है? तीसरे और छठे शिलालेख में मिलता है। अशोक के तीसरे और छठे शिलालेख में हमें परीक्षा का उल्लेख मिलता है। दिव्य वदान में अगर अशोक और उसकी मंत्रिपरिषद का अगर उल्लेख किया गया तो दिव्य वदान में किया गया है। ठीक है। अशोक ने प्रांतीय प्रशासन में कोई भी ज़्यादा परिवर्तन नहीं किया था जैसे उस समय मौर्य प्रशासन में था। मुख्य प्रांत में कौन कौन है? कुमार, जो कि राजकुमार होते थे, उनको नियुक्त करता था। अशोक के काल में आपको तक्षशिला, उज्जैनी, तौसली, स्वर्णगिरी प्रांतीय शासकों की ये राजधानियाँ थी। ये वही रिपीट हो रही हैं। प्रांतों में जो एक मुख्य अधिकारी वर्ग होता था उसको हम अमात्य कहते थे, जो मंत्री होते थे। और बिंदुसार के शासनकाल में इन्हीं अमात्यों के अत्याचारों के विरुद्ध जो है प्रजा ने बहुत ज़्यादा विद्रोह किया था। ये चीज़ आपने सारी याद रखनी है। नेक्स्ट है आपका अधिकारीगण, जो ये अपने अधिकारियों का उल्लेख भी इसके अभिलेख में करता है। पहला है आपका महामात्र और या अन्य प्रमुख। दूसरा है आपका राजुक व रठिक। तीसरा एक प्रादेशिक या प्रादेशिक, युक्त या युक्त, पुलिसा, पेटीवादिका, वच भूमिका, लिपिकार भी होते थे, दूत भी होते थे, आयुक्त और कारनाक भी होते थे। प्रशासन में किस तरह जो है परिवर्तन करता था? राजतंत्र के नवीन आदर्श को क्रियान्वित प्रशासन में इसने परिवर्तन किया है। अपने जो है प्रशासन को इसने लोक कल्याणकारी बनाए रखने के लिए भी काम किया है। इसने एक दौरों का आदेश दिया कि सर्वप्रथम आपने दौरे करने हैं भाई अपने साम्राज्य में, तो सर्वप्रथम अशोक ने युक्त, राजूक, प्रादेशिक, महामात्र के त्रिपक्षीय 3 वर्ष में या 5 वर्ष में आपने जो है अपना दौरा करना है, अपने साम्राज्य का देखना है कि आपके प्रदेश में ना क्या क्या काम हो रहा है, और अपने धर्म, अपने प्रचार ये काम भी करना है। और धर्म महामात्रों की आपने नियुक्ति भी करनी है। अपने 13वें वर्ष में अशोक ने बौद्ध धर्म महामात्रों की जो है नियुक्ति की थी। इनका सब जो धर्म महामात्र होते थे इनका काम क्या होता था? आपने नैतिक उपदेश देना है, और धर्म का जो अशोक द्वारा प्रतिपादित धर्म है ना उसका अपने ज्ञान जो है सबको देना है। ठीक है, तो ये काम जो है धर्म महामात्रों की नियुक्ति है। प्रतिवेदकों की नियुक्ति, इसमें क्या होता था कि प्रजाजनों के जो सुख दुख की सूचना उसे तुरंत ही दी जाए। सम्राट चाहता था कि अगर किसी को कोई भी सुख दुख है तो आपस में जो प्रजा है ना उनको जल्दी से जल्दी उस चीज़ का पता लग जाए, चाहे वह शयन कक्ष में हो, ध्यान में हो, कहीं भी हो, प्रतिवेदक उसे तुरंत सूचना दे कि तेरे साथ ये, तेरे घर में या तेरे कहीं भी ये चीज़ चल रही है। तो प्रतिवेदकों की नियुक्ति जो है अशोक ने की थी अपने टाइम में। ये अपने जो अधिकारी होते थे उनको विशेष अधिकार भी देता था।
चौथे स्तंभ लेख से हमें पता लगता है कि मैंने राजकों को पुरस्कार और दंड के बारे में पूर्ण अधिकार दे दिए हैं। मतलब ये जो है विशेष अधिकार भी जो है अपने अधिकारियों को देता था। अगर तुम करते हो, पुरस्कार देना है, दंड देना है, तो तुम्हें पूरा अधिकार है। दंड विधान से पांचवें स्तंभ अभिलेख से हमें पता लगता है कि अशोक प्रतिवर्ष अपने अभिषेक दिवस पर बंदियों को मुक्त करता था। ये जो चीज़ पता लगी है कहाँ पता लगी हमें? पांचवें स्तंभ लेख से। नेक्स्ट, पशु बलि करना। पशुओं को बलि करने के लिए भी आदेश देता था, पशु पक्षियों को हानि मत पहुंचाओ। ये चीज़ें इसने लिखी हुई हैं। अशोक का जो धर्म है, ठीक है, इसमें यह है कि सुख और शांति देनी है, धर्म का प्रचार करना है, सदाचार, उपकार, दया, गुणों पर हमने जोर देना है, नैतिक स्तर पर हमने जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं वो सारी आपको जो है अशोक के धर्म में दिख जाएगी। ये सब आप रीड कर लेना। और ब्रह्मगिरी शिलालेख में हमें पता लगता है कि गुरु का आदर पुरानी परंपरा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसमें पता लगता है कि जो गुरु का आदर है वो पुरानी परंपरा है? तो ब्रह्मगिरी शिलालेख में हमें इस चीज़ का जो है वर्णन मिलता है। नेक्स्ट, निष्कर्ष निकाल लेते हैं भाई। अशोक एक महान ऐतिहासिक विभूतियों में से एक है। दृढ़ संकल्प का व्यक्ति था, प्रजा को दुष्टियों से सुखी करने की चेष्टा थी, और प्रजा को अपनी क्या मानता था? संतान मानता था। तो कैसा लगा ये सेशन? उम्मीद है अच्छा ही लगा होगा। मौर्य प्रशासन पढ़ लिया, अशोक का प्रशासन पढ़ लिया। 40 मिनट की आपकी 40 मिनट की वीडियो हो चुकी है, ठीक है। तो बस आप अब क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक ज़रूर करेंगे, लाइक मैक्सिमम करें, सभी लाइक करके जाएंगे, शेयर मैक्सिमम करें, और सब्सक्राइब का रेड बटन उसे ज़रूर प्रेस करें, और पूरी वीडियो देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा, नहीं तो प्रशासन बिल्कुल भी समझ नहीं आने वाला है। ऑल पर ज़रूर क्लिक करें, और जो ये वीडियो है आपके जो है प्लेलिस्ट में जो है अपडेट हो जाएगी। चलिए मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस एंड टेक केयर।